हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम अपने चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अप टू द 12th लेवल जितना हम पढ़ते हैं, जिसके लिए हमारा ये चैनल डेडिकेटेड है। तो उसमें केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लगभग 33% तीनों का पार्ट रहता है। मतलब कहने के लिए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट ज़्यादा रहता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जेई में सिलेबस इस बार रिड्यूस हुआ, तो इनऑर्गेनिक का पार्ट ज़्यादा रिड्यूस हुआ इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का पार्ट रिड्यूस करना आसान भी नहीं है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक इंटरकनेक्टेड है। अभी हम जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस देखना शुरू करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सीक्वेंस में पढ़ी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हेडिंग पड़ी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग भी अपनी कॉपी उठा लीजिए। वही सेम चीज़, कुछ लूज़ A4 शीट्स रखिए अपने पास और 2 पेन रखिए अपने पास, और मेरे साथ स्क्रिबल करते रहिए। बाकी अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी, मैं यही नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने के लिए बेटा, एक तो सबसे अच्छी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान केमिस्ट्री है। यकीन मानिए, सबसे आसान केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जो बच्चे परेशान रहते हैं एक्सेप्शंस के लिए, यहाँ पर एक्सेप्शंस नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन क्लियरली मिलेगा आपको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते टाइम, हम एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है बेटा? एक सीक्वेंस। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि होता क्या है बेटा, जैसे कि फिज़िकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट या स्टाइकियोमेट्री, ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता है, पर बहुत मेजर चंक इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। जैसे अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ें तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई यूज़ नहीं होगा। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें सरफेस केमिस्ट्री का कोई यूज़ नहीं होगा। इसलिए फिज़िकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। बट बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है कि फर्स्ट चैप्टर की चीज़ें सेकेंड चैप्टर में यूज़ होंगी, सेकेंड चैप्टर की चीज़ें थर्ड चैप्टर में, और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक चैप्टर का एप्लीकेशन है दूसरा चैप्टर, और उस चैप्टर का एप्लीकेशन है तीसरा चैप्टर। तो इसीलिए हमेशा याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम रिवाइज आपको एक सीक्वेंस में करना है। ठीक, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर नहीं, ये तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। नहीं बेटा, ये उससे भी पहले का एक चैप्टर है, बेसिक्स कुछ पढ़ाने के लिए। एक्चुअली कई टीचर्स आपके IUPAC से शुरू करते हैं, जिसको अगर हम ठीक से बोले तो वो नॉमेनक्लेचर होता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करें, ताकि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वहाँ से शुरू कर सकें। तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर कई लोग उसको IUPAC भी बोलते हैं, बट मैं ज़्यादातर बोलना प्रेफर करता हूँ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है? बेसिकली नेमिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हम नाम रखना सीखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और नॉमेनक्लेचर में एक पार्ट है IUPAC। नॉमेनक्लेचर का एक पार्ट है IUPAC, क्योंकि कई IUPAC नेम्स भी होते हैं और कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं। ठीक, तो वो सारा नॉमेनक्लेचर हम IUPAC में पढ़ेंगे। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता है दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा पूरी केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए है क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और वही बेसिक्स का एप्लीकेशन हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने को मिलता है। जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करवाने का इफ़ेक्ट देखते हैं।
और जो आपकी सारे रिएक्शंस होते हैं, जिन रिएक्शंस के बीच में इंटरमीडिएट्स बनता है, वो सब इन्हीं वजह से बनता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से। इसीलिए जीओसी माना जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जीओसी नहीं समझे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक, ऐसा बिल्कुल डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप ये लेक्चर सीक्वेंस फॉलो करिएगा। उसके बाद 4th चैप्टर आता है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बेटा, बट जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलावा बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जिन पे जैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कन्फर्मेशंस हो सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा होगा कि सर क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, कन्फर्मेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें इन सब चीज़ों की, सब कुछ बहुत आराम से आएगा। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। एक पार्ट आप 11th में पढ़ लेते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, उसके बाद 12th में आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। 5th चैप्टर, यहाँ पे अब इसके बीच में कई लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा देते हैं, कई टीचर्स पढ़ा देते हैं, हम भी देख लेंगे। हाइड्रोकार्बन चाहें तो आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं, नीचे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोकार्बन आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 6th चैप्टर आता है बेटा, यहाँ से हमारे स्ट्रक्चर्स शुरू होते हैं, यहाँ से हमारी रिएक्शन शुरू होती हैं। तो कई टीचर्स यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले मॉडल पे चले जाते हैं, और एक हम चलेंगे बेटा एनसीईआरटी के मॉडल पे। चैप्टर सीक्वेंस हम एनसीईआरटी रखेंगे, बाकी लेवल तो हम एनसीईआरटी से बहुत ऊपर लेके जाएंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके बाद आपके आते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बेसिकली यहाँ से हम हैलोजन्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। 7th चैप्टर आप पढ़ते हो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एट चैप्टर बेटा यहाँ से हम पढ़ते हैं, एक्चुअली ये वाला चैप्टर हम ये बाद में पढ़ते हैं, इससे पहले हम पढ़ते हैं बेटा अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कई बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कि सर अल्कोहल, हाँ बेटा समझते हैं आप लोगों की फेवरेट चीज़, पर नहीं, बहुत दूर रही है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कई बच्चे तो ऑफलाइन क्लास में इसमें पूछते हैं कि सर बस अल्कोहल बनाना सिखा दो, बाकी तो क्या ही है केमिस्ट्री। नहीं बेटा, बहुत है केमिस्ट्री, और चलते ना चलते अल्कोहल बनाना भी सीख ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। 9th चैप्टर आता है बेटा आपका अमाइंस बेसिकली, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हो जाता है उनको हम बोलते हैं अमाइंस। उसके बाद 10th चैप्टर हम पढ़ते हैं पॉलीमर्स। 11th चैप्टर आ जाता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। और 12th चैप्टर आ जाता है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? तो ये है हमारा पूरा सीक्वेंस जो हम फॉलो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम। फिर से मैं बता दूं, हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, इसी सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, और बाद में जब आप अपने रोबोट्स रिवाइज करने जाएंगे या फिर टेस्ट लगाने जाएंगे तो भी आप इसी सीक्वेंस में जाएंगे फर्स्ट टाइम के लिए। तो चलिए आपको सिलेबस से थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें। बेसिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर आइसोमेरिज्म तक ये पार्ट का सिलेबस
आपका 11th क्लास में है। अगर आप NCERT खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली NCERT में इस टाइप के चैप्टर्स नहीं हैं, वहाँ पे नेमिंग कुछ डिफरेंट होगी, बट सीक्वेंस यही फॉलो होता है। उसके बाद आपको आपकी 12th की NCERT में ये सारे चैप्टर्स दिखाई देंगे, ठीक। तो और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास 11th में टाइम है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको कर भी लेना चाहिए ताकि 12th में आपको टाइम मिले, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा आपका फर्स्ट अटैम्प्ट आ जाता है बेटा जनवरी में, तो दिसंबर तक आपके पास टाइम होता है। 11th के कंपैरेटिवली 12th में आपके पास कम टाइम होता है, प्लस 12th में आपको बोर्ड्स भी मैनेज करने होते हैं, जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट भी मैनेज करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो मतलब ऐसा अच्छा माना जाता है कि अगर आप 11th के टाइम पे अपने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कंप्लीट ही कर लें। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं PDF खुद दे दूँगा, लेना चाहें तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट शुरू होगा बेटा, चैप्टर नंबर 1, that is basics of organic chemistry। अब बेटा यहाँ पे एक थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। कई थ्योरीज थी जिनको गलत साबित करना पड़ा या गलत साबित हुई जब एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में बना पाए, क्योंकि पहले अजम्पशन ये था बेटा कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब इसके पीछे एक थ्योरी थी, मतलब बेसिकली थ्योरी ही थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स लगती है। वाइटल फोर्स क्या सर? तो जैसा कि बाबा लोग आपके यहाँ आते हैं, कोई भी बाबा आपने देखा होंगे, और वो कुछ भी मंत्र फूकते हैं और कुछ हो जाता है तो आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया। दैट इज़ कॉल्ड मिस्टीरियस फोर्स। पता नहीं है, नहीं है, सब एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए बेकार की बातें हैं, आप लोग ध्यान ना दें इन बातों पे। तो होता क्या है बेटा, ऐसे ही उन लोगों ने बोला था कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी होती है, तो वो तो फिर बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा लैब में बना दैट इज़ यूरिया। तो अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड, दैट इज़ यूरिया, NH2CO NH2, ये है हमारा यूरिया। यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन लैब। अब एक्सीडेंटली हुआ था, अमोनियम साइनेट से हुआ था, जो हमारा यूरिया प्रिपेयर हुआ था वो हुआ था हमारा अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट, ठीक। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अमोनियम साइनेट बेसिकली सॉल्ट है। क्या है बेटा? सॉल्ट। अमोनियम साइनेट जो है हमारा दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हीट किया तो हमें मिला हमारा यूरिया, दैट वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट अगर कोई पूछ भी ले तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ से एक और इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं। अगर आप अमोनियम साइनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक बेटा। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप नोटिस करेंगे
कि नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे एक बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि सर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। जब भी दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो उनमें बेटा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता होगा, क्योंकि कंपाउंड तो अलग अलग है। जैसा कि आपका अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपका यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो दोनों का वो तो अलग है। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। यहाँ से क्या निकल के आता है बेटा? एक नया फिनोमेना निकल के आता है, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। अभी बस आपको समझ लेना है कि आइसोमेरिज्म के केस में जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है वो यही होती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए बेटा? सेम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब में बनाए जा सकते हैं। तो चलिए फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई, और क्या धूमधाम से शुरुआत हुई। उसके बाद कई लाख कंपाउंड्स बनाए हमने, कई लाख करोड़ कंपाउंड्स बनाए, बिलियन कंपाउंड्स बने। और वो सब बने किन से? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन होता है, मेजर मतलब लगभग 99% पोर्शन होता है, दैट इज़ ऑलवेज कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जान है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हो सकता है बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन, और कभी कभी इन एटम्स के साथ साथ कुछ और एटम्स भी आ जाते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन आ सकता है आपका, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फ़र आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, और फ्लोरीन क्यों छोड़ दें, वो भी आ ही सकता है, ठीक। इन सारे को अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं हेट्रो एटम्स। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रो एटम्स। अगर ये सारे कंपाउंड्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं, ये सारे एटम्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम हेट्रो एटम्स, ठीक। तो अगर आपसे कोई हेट्रो एटम्स कैलकुलेट करने के लिए कहे तो आप बता देंगे जितने भी, अगर आपको इन एटम्स में से कोई भी एटम मिलता है आपको किसी भी कंपाउंड में तो आप बता दीजिएगा। चलिए, तो जो ऑर्गेनिक की सारी शुरुआत हुई थी वो सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से हुई, दैट इज़ कार्बन। तो यहाँ पे हमें कार्बन की थोड़ी सी बॉन्डिंग समझनी पड़ेगी ताकि हम समझ सकें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस किस टाइप की होती है। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है, और नहीं भी आता तो आप सीख लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट में सिखाए जाते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, तो जो कार्बन की कन्फिग्रेशन बनती है दैट इज़ 1s2 2s2 2p2। तो जो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल है वो सेकेंड है। कौन सी शेल है बेटा? सेकेंड। जैसे कि अगर मैं कार्बन का एटम बनाना चाहूँ तो ये कार्बन का न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट शेल और ये सेकेंड शेल, तो आउटर मोस्ट शेल इसमें सेकेंड है। आ जाओ फोटो देखते हैं। अगर मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखूं तो होगा क्या? कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में एक S की सब शेल होगी और 3 P की सब शेल होंगी, ठीक, जिसमें से ये 2s होगी और ये होगी आपकी 2p। एक और बना लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलो अलग से बना लेंगे। टू एस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होता क्या है बेटा, बॉन्डिंग बनाने के लिए आपके 2s का एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ता है 2p में ले जाने के लिए। यहाँ से भी बॉन्डिंग होती है, पर यहाँ से थोड़े अनस्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि कार्बीन्स बनती हैं यहाँ से। पर जो आपके कार्बन के मोस्टली एटम्स होते हैं
मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट से बनते हैं। तो ये जो आपका 2s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, 2p में। तो आप नोटिस करेंगे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। टू एस में एक इलेक्ट्रॉन बचा और 2p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा 4। कितने हो गए, 4। यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनता है आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने को। तो यही कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं मीथेन का, CH4 मीथेन, इसको बोलते हैं बेटा मीथेन। मीथेन भी बोलते हैं, मार्श गैस बोलते हैं, बायोगैस भी मीथेन ही होती है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। तो मीथेन की बॉन्डिंग समझते हैं। तो एक कार्बन एटम ने 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना रखा है। तो ठीक है, एक 2s का ऑर्बिटल है, 3 2p का ऑर्बिटल है। तो होता क्या है देखते हैं। तो पहले साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होता होगा, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, सिर्फ 2s है, सिर्फ 1s है, 2s नहीं है। ये हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल्स हैं बेटा, 1s। और ऐसा हुआ होगा कि कार्बन के एक 2s ने हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग की होगी और बाकी के कार्बन के 3 2p ने हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग करी होगी, और ऐसा कुछ ओवरलैपिंग हुई होगी। जैसा कि अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया हो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ ली हो, तो उसमें आपको ये भी पता होगा कि ऑर्बिटल्स की शेप भी डिफरेंट होती है। जैसे कि s की शेप होती है स्फेरिकल, और जो आपकी p की शेप होती है वो डम्बल शेप होती है। कैसी शेप होती है बेटा, डम्बल। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि सर एक जो बॉन्ड है वो एस की ओवरलैपिंग से बना होगा, s और s की ओवरलैपिंग से। हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का 2s की ओवरलैपिंग से बना होगा, और बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के s और कार्बन के p के ओवरलैपिंग से बने होंगे सर। इससे हमें ये समझ में आया कि सर 3 बॉन्ड एक टाइप के हैं और 3 बॉन्ड एक टाइप के हैं और एक बॉन्ड एक टाइप का है। ठीक है, बहुत सही। तो यही साइंटिस्ट ने भी लिखा होगा अपनी थ्योरी में। देखिए क्या लिखा है, बेटा वही लिखा है जो आप समझ रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है कि जो हमने इंटरप्रिटेशन निकाली थी कि सर एक बॉन्ड एस की ओवरलैपिंग से बना है और बाकी के 3 बॉन्ड एस और पी की ओवरलैपिंग से बने हैं, तो इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी सेम होनी चाहिए थी और इसकी अलग होनी चाहिए थी इन तीनों से। पर ऐसा तो कुछ नहीं है। जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे और जब हमने अलग अलग इन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी निकाली, तो इन सब की बॉन्ड एनर्जी क्या थी बेटा, सेम। इन सब की बॉन्ड एनर्जी क्या थी बेटा, सेम। और इन सब की बॉन्ड लेंथ भी क्या थी, सेम। अब यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ हो गई कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कुछ और कह रही है।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कह रही है कि सर एक हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड एस की ओवरलैपिंग से बनना चाहिए और बाकी के 3 बॉन्ड एस और पी की ओवरलैपिंग से बनने चाहिए। तो यहाँ पे आ गई गड़बड़। और केमिस्ट्री में जब भी गड़बड़ होती है, बेसिकली गड़बड़ का मतलब आपकी थ्योरी आपके एक्सपेरिमेंट से मैच ना कर रही हो, तो हम थ्योरी में ट्विक्स कर देते हैं। ट्विक्स क्या कर देते हैं, वैसे ठीक भी है, अगर एक्सपेरिमेंट्स कोई बात कह रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स तो गलत नहीं हो सकते, कुछ थ्योरी में ही गलत होगा। तो उस थ्योरी में फिर एक नए कॉन्सेप्ट्स जागते हैं, जैसे यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जागा, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, एक बात मेरी हमेशा मानना कि बहुत ज़्यादा नोट्स पर चिंता मत करना, नोट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना कि सर ये लिखना भूल गए, सर वो लिखना भूल गए। हमेशा ध्यान दिया करो अंडरस्टैंडिंग पे। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, आपके सोचने का तरीका डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आपके सोचने का तरीका डेवलप होगा तभी आप क्वेश्चंस के बारे में सोच पाएंगे। बहुत ज़्यादा नोट्स लिख लेने से, बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स बना लेने से, बेटा ऑलरेडी हज़ारों किताबें छपी हुई हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम बात लिखी हुई है, पर वो बात अगर आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। अब सर ये क्या होता है, तो सबसे खुशी की बात, मतलब पता नहीं आप लोगों के लिए खुशी की है कि नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, हाइपोथेटिकल, मतलब सर मनगढ़ंत बात है, किसी ने आज तक कुछ नहीं देखा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट आया, उसको हमने थ्योरी में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट बनाया। तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर आपने बेटा थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। माना कि सर कार्बन में बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था बेटा, 2s और 2p, और 2s और 2p में अगर बात करें तो 2s की एनर्जी 2p से कम होती है। 2s की एनर्जी क्या होती है बेटा, 2p से कम। और इसी पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में कि अकॉर्डिंग टू विच रूल द एनर्जी ऑफ 2s इज़ लोअर देन 2p, बताइए जल्दी। तो अगर मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होगा तो मैं 2s को थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा, किससे बेटा, 2p से। टू एस को थोड़ा नीचे बनाऊंगा 2p से, थोड़ा सा और ऊपर बना लें। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात बेटा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हमने जिसमें 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है। अब अगर आपको s की शेप याद हो तो s की शेप होती है बेटा स्फेरिकल। s ऑर्बिटल की जो शेप होती है ये s ऑर्बिटल है और ये शेप में होता है स्फेरिकल। और अगर p की आपको शेप याद हो तो p की शेप होती है डम्बल शेप, ये आपका p ऑर्बिटल है। ठीक, तो होता क्या है बेटा, जो आपका s ऑर्बिटल होता है, बहुत ध्यान से देखें तो s स्फेरिकल शेप का है। मतलब अगर आप ये जैसे आप एक स्फेयर मानो, स्फेयर का सेंटर पकड़ो और किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपके लिए डिस्टेंस क्या होगी, सेम। मतलब जो आपका s ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब उसमें कोई भी डायरेक्शन का कैरेक्टर नहीं है। तो जो आपका s ऑर्बिटल है दैट इज नॉन डायरेक्शनल। यहीं पे अगर बात करें हम p ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल के साथ सीन ये है कि p में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी एक एक्सिस पे ओरिएंटेड है। बेसिकली किसी एक एक्सिस की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ रही है।
इसीलिए जो हमारे p ऑर्बिटल्स होते हैं ये नेचर में डायरेक्शनल होते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं बेटा? डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। ये किसी एक डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो सर फ़ायदा क्या है इसके डायरेक्शनल और इसके नॉन डायरेक्शनल होने से? बेटा फ़ायदा ये है कि जो भी डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग बेटर होती है। ओवरलैपिंग बेटर होने का मतलब ये है कि बॉन्डिंग बेटर होती है। तो p टू p में एक खास बात है जो s में नहीं है। 2p में एक खास बात है जो s में नहीं है। p में डायरेक्शनल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है बेटा? डायरेक्शनल कैरेक्टर है, जो कि 2s के पास नहीं है, क्योंकि 2s की शेप कैसी है बेटा? स्फेरिकल। चलिए, अब हमेशा जब भी मैं पूछूंगा सर बेटा पार्टनरशिप कब होती है? सर जब फ़ायदा हो रहा हो, जब दोनों को फ़ायदा हो रहा हो। हमेशा पार्टनरशिप तभी होती है जब दोनों को फ़ायदा हो रहा हो। दो एटम्स भी तभी कंबाइन करेंगे जब वो दोनों स्टेबल हो रहे हों। ठीक ऐसे ही आप इंडियन सोसाइटी में एग्जांपल ले सकते हैं, शादी भी तभी होती है जब दोनों को फ़ायदा हो रहा हो। समझ में आया बेटा मेरी बात? तो पार्टनरशिप तभी होती है जब दोनों को फ़ायदा हो रहा हो। अब 2s को तो 2p से बेसिकली आप पहले इंटरप्रिटेशन समझिए, हमारे पास प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि एक बॉन्डिंग हमें एस एस की ओवरलैपिंग से समझ में आ रही थी और बाकी के 3 बॉन्ड्स हमें एस पी की ओवरलैपिंग से समझ में आ रहे थे। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तो हमें इंटरप्रिटेशन मिली ये। तो अब हमें कैसे भी करके इन चारों बॉन्ड्स को सेम बनाना है। क्या बनाना है बेटा? सेम। तो इसीलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट अराइज किया, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो उससे हमें पता चला कि 2p में या p ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल का कैरेक्टर होता है और s में ऐसा कोई डायरेक्शन का कैरेक्टर नहीं होता। पर अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम पे जाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि 2s की एनर्जी 2p से क्या है बेटा? कम। 2s की एनर्जी 2p से क्या है? कम। जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर यहाँ पे एक 3 या 4 साल का बच्चा आ जाए, वो तो दीवारों में सर मारता घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी कम है। जहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा वहाँ की स्टेबिलिटी कम, जहाँ की एनर्जी कम वहाँ की स्टेबिलिटी ज़्यादा। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा? स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, मतलब एनर्जी ज़्यादा बेटर बॉन्डिंग वहाँ पे होगी जहाँ की एनर्जी ऑलरेडी लो हो। तो इसीलिए 2s की एनर्जी 2p के कंपैरिजन में लो है। 2k के पास कैसा कैरेक्टर है? लो एनर्जी का। 2p के पास कैसा कैरेक्टर है? डायरेक्शनल का। इसीलिए ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंबाइन करते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अभी तक ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, 2p और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे कार्बन के। अब ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और हमेशा याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनको हम बोलते हैं एओज, इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनको हम बोलते हैं एचओ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने होंगे नंबर में, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे। तो आप गिनो कितने हैं? 1s में 1 ऑर्बिटल है, 2p में 3 ऑर्बिटल है, मतलब टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उतने ही क्या बनेंगे बेटा? नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर आप नोटिस करोगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी 2s और 2p के कुछ बीच में रहेगी। ठीक, 4 हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, उतने ही हमारे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम
थोड़ी सी शेप का ठीक कर दो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। नहीं बेटा, सब बराबर हैं। ठीक, अब ये जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं, ये एक एस और 3 पी को कंबाइन करके बने हैं। एक एस और 3 पी को कंबाइन करके बने हैं। तो इनका नाम रखना सबसे आसान है। इनका नाम हो जाता है बेटा sp3। sp3 क्यों सर? क्योंकि एक एस और 3 पी को कंबाइन करके बने हैं। एक बात और नोटिस करेंगे कि जितने भी चारों ऑर्बिटल्स बने इनकी एनर्जी इक्वल है। क्या है बेटा? इक्वल। तो जो भी नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ये डीजेनरेट होंगे बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। सर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी। इन सब की एनर्जी क्या होगी बेटा? बराबर। इन सब की एनर्जी क्या होगी? बराबर। ठीक, यहाँ से आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। सबसे पहली बात तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, सब मनगढ़ंत बातें हैं, पर ये मनगढ़ंत बातें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और उतने ही क्या बनाते हैं बेटा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब इनकी एनर्जी सेम होती है। या तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं या डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो बेसिकली एक एस और 3 पी ने कंबाइन करके 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स बनाए। तो बेटा शेप भी चेंज होगी। हमारा s और p कंबाइन करके 3 ऑर्बिटल्स बनाएगा जिनकी नई शेप होती है ये है आपके sp3। और ये नंबर में भी कितने होंगे बेटा? 4। कितने होंगे? 4। तो असलियत में फोटो ये नहीं, ये है कार्बन के 4 होते हैं बेटा। इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है बेटा। ठीक, कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 4 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करके मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहली बात तो s कैरेक्टर की अगर आप बात करें तो एक s और 3 p ने कंबाइन किया था बेटा। तो जो s कैरेक्टर होता है इनमें वो होता है 25%। कितना होता है बेटा? 25%, क्योंकि 4 पार्ट्स में से s का एक पार्ट था। और जो आपका p कैरेक्टर होता है इसमें दैट इज 75%। तो 75% इसमें किसका कैरेक्टर है बेटा? p का कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें जो एंगल होता है, इन चारों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है, अब इसे ऐसे इमेजिन करिए, ये बीच में आपका कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। इन सब में जो बॉन्ड होता है इक्वल होता है। दैट इज़ 109 डिग्री 27 मिनट्स का। कितने का होता है बेटा? 109 डिग्री 27 मिनट्स का। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर बनती है, जो आपका स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल है। बेसिकली जो ज्योमेट्री होती है दैट इज़ टेट्राहेड्रल।
कौन सी ज्योमेट्री होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। और एटॉमिक जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो आपके 1s हाइड्रोजन के साथ जो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं दैट इज वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो अगर आपको इतनी बातें याद रहेंगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो ठीक रहेगा। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? यहाँ तक सब समझ में आया? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, चलिए यहाँ तक आप देख लीजिए। चलिए ये तो हुई बेटा हमारी फर्स्ट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बन की दो और हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो शुरू करते हैं सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन से दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि सर जैसे उसमें एक S और 3 P ने कंबाइन किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए, यहाँ पे कितने S ने कंबाइन किया बेटा? 1। और कितने P ने कंबाइन किया है? 2 P ने कंबाइन किया है। तो यहाँ पे कुछ कहानी ऐसी रही होगी बेटा। फिर से मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर आपके कार्बन के 2 P और 1 S कंबाइन करेंगे। जब बेटा 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? भूल गए? इधर देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जितने भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे बेटा? आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 3 कंबाइन कर रहे हैं तो आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा? 3। और इनका नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। ठीक, तो क्या सर एक p ऑर्बिटल बचा रह जाएगा? हाँ बेटा, एक p ऑर्बिटल बचा रह जाएगा। जैसा कि आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दैट इज px py pz। px py और pz, इनमें से एक प्योर p ऑर्बिटल बचा रह गया होगा। तो हमारा जो एक p ऑर्बिटल है ये कौन सा है? प्योर p ऑर्बिटल है, ये बचा रह गया होगा और ये हमें आगे काम में आएगा। ठीक, तो चलो पहले इसकी वो देखते हैं। तो हुआ क्या होगा, इसमें हम जो एग्जांपल लेते हैं वो हम लेंगे इथीन। इथीन, इथीन का फॉर्मूला होता है बेटा C2H4। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? C2H4। ठीक, तो इधर देखो कार्बन कार्बन। ठीक, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास बेटा? 3। तो वही कहानी, S और P ने कंबाइन किया होगा और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे। ठीक, तो ये रहे होंगे बेटा हमारे कुछ ऐसे। ये एक कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स हैं,
ठीक बेटा, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। ठीक, चलिए, पर प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4, क्योंकि कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन ने अभी तक 3 बॉन्ड बना रखे हैं। कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? 3 बॉन्ड। तो जो चौथा बॉन्ड बनेगा वो कहाँ से बनेगा? उसमें ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल पार्ट लेगा? प्योर पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल पार्ट लेगा बेटा? प्योर पी ऑर्बिटल। अब ये बेसिकली एक प्लेन में है। ये वाले जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ एक प्लेन में है। जैसे कि अगर आप इधर इमेजिन करना चाहें तो एक ये कार्बन है, इसे ऐसे समझिए, एक ये कार्बन है, ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ये सब एक प्लेन में हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा? प्लेन में। और जो आपके पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। आइए शेप में दिखाता हूँ। ये सब एक प्लेन में है और जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं वो हैं आपके परपेंडिकुलर। ठीक, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक्चुअली में ये नहीं है, एक्चुअली में ये है। मैं आपको एक्चुअल फोटो दिखा दूँ। एक्चुअली में जो आपकी ओवरलैपिंग है वो कुछ ऐसे हैं। ये असली फ़ोटो है, पर ऐसा क्यों बनाते हैं? ताकि स्ट्रक्चर थोड़ा खूबसूरत लगे और समझने में आसानी हो। आप देखोगे इसे पर समझोगे इसे, आप देखोगे इसे पर समझोगे इसे। ठीक बेटा, तो असलियत में ये होता है। कोई दिक्कत वाली बात? ये आपकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ समझते हैं। इसमें जो s कैरेक्टर होता है वो होता है 33.33%, क्योंकि एक s और 2 p ने कंबाइन किया है, तो s का जो पार्ट होता है sp2 में दैट इज़ 33.33, और जो p कैरेक्टर होता है वो होता है 66.67%। ठीक, अंडरस्टूड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है बेटा वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अभी आपको इमेजिन करवाते हैं, टेंशन मत लो। जैसे दोबारा हो, ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो एक कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन का एक बॉन्ड ऐसे गया है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो बेसिकली ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? ट्राइंगल। और ये सब एक प्लेन में है, इसलिए बोलते हैं इसे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में जो आपका एंगल होता है वो होता है 120 डिग्रीज़ का। कितने का होता है बेटा? 120 डिग्रीज़ का। और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल्स टू 2। कितने होते हैं बेटा? 2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं? 2। और यहाँ से एक नंबर ऑफ नए बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, दैट इज पाई बॉन्ड्स। वो कितने हो जाते हैं? 1। जो भी प्योर पी ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं ये बनाते हैं आपके पाई बॉन्ड्स, और इन पाई बॉन्ड्स का
नो रिलेशन विद हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड्स का हाइब्रिडाइजेशन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट ही इंट्रोड्यूस हुआ है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। पाई बॉन्ड्स का हाइब्रिडाइजेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक बेटा, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से एक नया समझ में आ गया कि सर आप कुछ पाई बॉन्ड्स भी आ गए हैं, कुछ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। चलिए, इसके बाद हमारी एक लास्ट हाइब्रिडाइजेशन बचती है, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक आप लोग समझने लगे होंगे कि हाँ सर, कार्बन का एक s एक p के साथ कंबाइन करेगा और एक नई हाइब्रिडेशन बनाएगा, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर से एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए बेटा। वही आपका 2p, इसमें 3 ऑर्बिटल्स, टू एस, एक p और एक s कंबाइन करेंगे। एक p और एक s कंबाइन कर रहा है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जिनका नाम होगा sp और sp। कोई दिक्कत वाली बात? तो अब बेटा बताओ कितने प्योर p ऑर्बिटल्स बचेंगे? 2 प्योर p ऑर्बिटल्स बचेंगे। 2 प्योर क्या बचेंगे बेटा? p ऑर्बिटल्स। ये हैं आपके प्योर p ऑर्बिटल्स। तो अब खुद बताओ कितने पाई बॉन्ड बनने चाहिए? 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। और कितने सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए? 2 सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक, यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लेते हैं दैट इज इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला था बेटा C2H2। इथाइन और भी एक फेमस नाम से जाना जाता है, डेट इज एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। काफ़ी वोलेटाइल गैस होती है बेटा। होता क्या है, कभी भी आपके पास अगर कैल्शियम कार्बाइड हो, कैल्शियम कार्बाइड पत्थर जैसा होता है, अगर इसकी रिएक्शन आप वाटर से करा दो, बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड का पत्थर आप पानी में डाल दो, तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें आपका क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और आपकी एसिटिलीन गैस फॉर्म होती है C2H2। ये आपका कैल्शियम कार्बाइड है और यहाँ पे एसिटिलीन गैस फॉर्म हुई है। ठीक, कार्बाइड समझ में? तो थोड़ा सा एसिटाइलिन गैस के बारे में ये आप हमेशा एक्स्ट्रा नोट्स में लिखा करो, नोट। ठीक, चलिए बॉन्डिंग देखते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेटा? 2। 2 क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा दोनों का, और एक दूसरे के साथ। ठीक, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो अब कितने पाई बॉन्ड बनने चाहिए? 2 पाई बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? टोटल 4। तो 2 सिग्मा बन गए, तो 2 क्या बनेंगे बेटा? पाई। और पाई बॉन्ड हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। तो ये सेम एक कहानी है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक, एक पाई बॉन्ड अगर आपने ऐसा बना दिया तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा बेटा ऐसा। ठीक, आओ फोटो में दिखाते हैं। एक पाई बॉन्ड बन गया ये, एक पाई बॉन्ड बनेगा ऐसा। बेसिकली ये सारी चीज़ें आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, बस एक ब्रश अप कराने के लिए मैं करा देता हूँ। कुछ ऐसी फ़ोटो बनती है। ठीक, और वो याद रखेंगे कि आप देखेंगे ये
पर समझेंगे ये, क्योंकि ये जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बेटा? टच। तो आप ये समझेंगे। चलिए sp हाइब्रिडेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसमें जो s कैरेक्टर होता है दैट इज 50% एस कैरेक्टर, क्योंकि एक एस और एक पी ने कंबाइन किया है तो एस का कितना कैरेक्टर होगा बेटा? 50%। तो बाकी बचा हुआ कैरेक्टर कितना हो, किसका होगा? पी का होगा, दैट इज 50%। जो sp हाइब्रिडेशन में एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। जो भी बॉन्ड्स के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। और बेसिकली जो शेप बनती है दैट इज लीनियर शेप। एक बार आपको सबकी शेप भी बना देता हूँ फटाफट। ये आपकी इथाइन की शेप हो गई। यहाँ पे हमने इथीन बनाया था। ये सब पूरा कंपाउंड एक प्लेन में है बेसिकली, ये एक प्लेन में है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक। और यहाँ पे जो शेप बनती है दैट इज टेट्राहेड्रल। आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? तो आज हमने क्या सीखा? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग सीखी। बॉन्डिंग में कार्बन और कार्बन में 3 टाइप की हाइब्रिडेशन होती हैं, दैट इज sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन और sp हाइब्रिडेशन। तो यहाँ तक हमने बॉन्डिंग समझी है। ये बॉन्डिंग हमारी आगे बहुत हेल्प करेगी। किस तरीके से सर हेल्प करेगी? क्योंकि इस बॉन्डिंग का आगे एप्लीकेशन होगा। क्या एप्लीकेशन होगा? जैसा कि यहाँ तक हमको समझ में आया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं बेटा? 2। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ये भी कितने हैं बेटा? 2। तो जो भी बेटा आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग से मतलब ये आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, ये बस टच नहीं कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो जो आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इन्हें हम कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का मतलब जो भी समरी दे देता हूँ मैं। कार्बन है ये 2 टाइप के बॉन्ड बनाता है बेटा, एक आपके सिग्मा बॉन्ड्स और एक आपके पाई बॉन्ड्स। जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। और जो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं ये सिग्मा के कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे बस ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बेटा? टच। ठीक। तो जैसा कि सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो जो भी सिग्मा बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी सिग्मा बॉन्ड में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे। कैसे होंगे बेटा? स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे। तो ये आसानी से डिस्प्लेस नहीं हो पाएंगे, जबकि पाई बॉन्ड्स में ये वीकली हेल्ड होंगे, तो ये आसानी से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो जहाँ पे भी हम ऐसा देखेंगे कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो आसानी से होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आसानी से होगा, तो जो चार्जेस का सेपरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? सिग्मा बॉन्ड्स के कंपैरिजन।